आज पहली बार एलेक्स ने तारीफ किया था। एलेक्स के तारीफ को सुनते ही ईशानी, जो इतने देर से उदास बैठी थी अपने हॉस्टल रूम में, आखिर में उसके होंठों पर एलेक्स का तारीफ सुन मुस्कुराहट छा गया। वही एलेक्स भी मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट कर कार आगे बढ़ा दिया। वही दूसरी तरफ पंछी ने भी ब्लू कलर का लहंगा पहन रखा था। उसके लंबे लंबे बाल कमर तक आ रहे थे और उसने अपने बालों के साथ कुछ भी नहीं किया था, बस उसे खुला रखी थी और अपने कानों में बड़े बड़े खूबसूरत ईयरिंग और गले में चोकर उसके साथ मेकअप भी उसने बहुत लाइट किया था और वह बहुत खूबसूरत दिख रही थी। तभी कमरे के अंदर कुसुम आई। कुसुम भी आज बहुत सुंदर दिख रही थी। वैसे भी कुसुम को मेकअप करना पसंद नहीं था, पर कुसुम इतनी सुंदर थी कि बिन मेकअप का भी वो बहुत खूबसूरत लगती थी। वो अंदर अपनी बेटी के पास आ उसे देखी तो उसके होंठों पर खुशी भी था और उसकी आंखें नम भी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी। वो अपने आंखों से काजल ले पंछी के कान के पीछे लगा देती है, फिर मुस्कुराते हुए ही कहती है, तुम्हें कभी किसी का नजर ना लगे और तुम्हारे जिंदगी में हमेशा ऐसे ही खुशियां बने रहे। इतना कहने के बाद कुसुम अपनी बेटी के माथे को प्यार से चूम लेती है। ऐसे ही कुछ वक्त पार हो जाता है और एंगेजमेंट के लिए सभी क्लोज मेहमान आने लग जाते हैं। वही पंछी अब तक अपने रूम में अपनी मम्मा के साथ बैठी हुई थी। वही शौर्य, आर्यन, विवेक, मिहिर, एलेक्स, ईशानी आते हैं तो प्रीता, ऐना और कृतिका, जिसका ऐना और प्रीता के साथ एक ही दिन में दोस्ती हो गया था, वो तीनों शौर्य, आर्यन, एलेक्स, मिहिर, विवेक, ईशानी सबकी तरफ देखते हैं। पर जब आर्यन ऐना को देखता है तो ऐना अपने चेहरे को मोड़ लेती है। आर्यन को समझ नहीं आता है आखिर ऐना को हुआ क्या है। वही यश भी तैयार होकर अपने भाई के साथ नीचे आया ही था कि तभी प्रीता के खूबसूरती को देख वो रुक जाता है और बस उसे ही देखने लग जाता है। तभी उसका भाई प्रतीक, जिसे कुछ पता नहीं था, वो अपने भाई का हाव भाव देखते ही समझ जाता है और कहता है, मॉम डैड सब आए हुए हैं, लगे हाथ तुम्हारा भी एंगेजमेंट करवाने के लिए कह देता हूँ भैया। अपने भाई का बात सुन यश उसके सिर पर मारते हुए कहता है, अपना दिमाग चलाना बंद कर। वही प्रीता भी दोनों भाई की तरफ ही देख मुस्कुराए जा रही थी। वही ईशानी कृतिका के पास आ गई और दोनों बहुत टाइम के बाद मिली थी तो बस दोनों बातें करने लगी और अभी उन दोनों के लाइफ में क्या चल रहा है इसकी बातें दोनों के बीच चलने लग जाता है। वही दूसरी तरफ शौर्य बेसब्री से पंछी के आने का ही इंतजार कर रहा था। उसके बेसब्री को दूर से देखता वैभव उसके पास फिर आ जाता है। वैभव ने आज भी अपना हमेशा वाला ही गेटअप अपनाया हुआ होता है, कोट शर्ट पैंट टाई फुल फॉर्मल ड्रेस, पर वो हमेशा की तरह आज भी बहुत चार्मिंग लग रहा था। वो शौर्य के पास अपने होंठों पर टीस करने वाला मुस्कान टिकाए कहता है, आ जाएगी तुम्हारी राधा। तब तक अपने आसपास देखो, बहुत सी गोपियां तुम्हें ही देखे जा रही है। वैभव की बातों को सुन शौर्य वैभव की तरफ देख कहता है, तुम क्या चाहते हो वैभव, मेरी राधा मुझसे रूठ जाए और ये एंगेजमेंट तोड़ दे। वैसे भी आजकल वो बहुत डेंजरस हो गई है। शौर्य की बातों को सुन वैभव मुस्कुराने लगता है। तभी शौर्य फिर कहता है, वैसे तुम और आर्यन दोनों राधा कृष्ण क्यों लगा कर रखे हो। ये सुन आर्यन सामने आ कहता है, क्यों अच्छा नहीं है क्या? मैंने ही आपके फोटो को क्लिक कर कृष्ण लिख हमारे ग्रुप में पोस्ट किया था। ग्रुप, ये कह शौर्य हैरानी से अपने भाई आर्यन को देखने लग जाता है तो वैभव कहता है, आज ही आर्यन ने बनाया था और बैचलर पार्टी का प्लान कर रहा था। तभी शौर्य कहता है, पर शादी तो अभी होने वाला नहीं है, फिर बैचलर पार्टी क्यों? तभी आर्यन कहता है, भैया आप बिन शादी किए ही शादीशुदा वाला हरकत करने लगे हैं, एंगेजमेंट के बाद तो पूरा हस्बैंड ही बन जाएगा आप, इसलिए इससे पहले हम सब चाहते हैं पार्टी कर ले। अपने भाई की बातों को सुन शौर्य अपने आंखों को रोल कर दिया। उसके बाद वो इस बारे में कुछ कहने ही जा रहा था, पर तभी उसका नज़र सीढ़ियों से नीचे आती हुई पंछी और उसके साथ कुसुम पर चला जाता है। पंछी को आता देख शौर्य क्या बोल रहा था सब कुछ भूल मुस्कुराते हुए बस उसे ही देखने लग जाता है। वही पंछी भी अपने नजरों को ऊपर कर शौर्य की तरफ ही देखने लगती है। पंछी की बड़ी बड़ी काली आंखें शौर्य का दिल धड़का रहा था। वही पंछी का नजर भी शौर्य में जा अटक गया। आसपास इतने लोग होने के बाद भी दोनों सिर्फ एक दूसरे के नजर में ही खोए हुए थे। तभी आर्यन शौर्य के कान में जा कहता है, भैया राधा आपकी ही है, ऐसे अपनी ही नजर मत लगा दीजिए अपनी राधा को। आर्यन के बातों को सुन शौर्य अपने नजर को उससे हटा आर्यन को घूर कर देखा। वही पंछी और कुसुम भी नीचे आ चुके थे। उनके नीचे आते ही वैभव शौर्य और उन चारों को भी बीच में पंछी के पास चलने बोला तो सभी वहां जाने लगे। वही वैभव, कुसुम के परिवार वाले और पंछी के दोस्त सब एंगेजमेंट के लिए सामने आ गए। वही कृतिका हमेशा से परिवार की तरह ही रही है, तो वो पंछी के आते ही कृतिका एंगेजमेंट के लिए सुंदर सा थाल सजा उसमें रिंग रख लेकर आ जाती है। तभी अनुज भी वहां आ जाता है तो कृतिका थाल ले जाते हुए ही उसका नजर अनुज पर पड़ता है और दोनों ही एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। फिर कृतिका थाल ले शौर्य पंछी के पास चली जाती है। वहां जाने के बाद एंगेजमेंट शुरू हो जाता है।
पहले रिंग उठा शौर्य पंछी की तरफ देखता है तो पंछी भी मुस्कुराते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है तो शौर्य भी रिंग पंछी की उंगली में पहना देता है। शौर्य की रिंग पहनाते ही सभी ताली बजाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पंछी भी रिंग अपने हाथ में ले शौर्य को देखते हुए उसे रिंग पहना देती है तो एक बार फिर से सभी ताली बजाना शुरू कर देते हैं। रिंग सेरेमनी तो खत्म हो चुका था तो फिर सभी एक साथ डिनर करते हैं। उसके बाद जाने का वक्त हो जाता है पर शौर्य का जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। वो तो आज का रात पंछी को बस देखते हुए ही गुजारना चाहता था। शौर्य का कंडीशन देख आर्यन, मिहिर, एलेक्स, विवेक चारों तो हंस रहे थे पर वैभव को उस पर दया आ रहा था। आसपास के क्लोज फ्रेंड्स सभी जा चुके थे। तभी शौर्य लोग भी जाने को था तो वैभव कहता है, क्यों ना रात भर हम लोग पार्टी एंजॉय करें। घर जाकर तुम सब क्या करोगे, आज के लिए यही सभी रुक जाओ। वैभव की बातों को सुन कुसुम वैभव को देखने लगती है। वही वैभव की मां कहती है, बेटा एंगेजमेंट के बाद तो मिलने भी नहीं दिया जाता है पर आजकल की जनरेशन औरतों और शादी भी बहुत टाइम के बाद होने वाला है तो दोनों बच्चे मिलेंगे ही पर शादी से पहले ऐसे एक साथ रहना सही नहीं है। अपनी मॉम का बात सुन वैभव कहता है, मॉम एक साथ थोड़ी रहेंगे, यहाँ बहुत सारे रूम हैं। अपने बेटे का बात सुन आखिर में वैभव की मां कुछ नहीं कहती है। तभी वहां इस बारे में कोई और कुछ कहता, इससे पहले ही अतुल वहां आ जाता है। पहले तो पंछी की तरफ देखता है फिर अपनी बहन के पास जा कहता है, चलो। अतुल का रूखा बर्ताव अनुज, कृतिका और कुछ लोगों को समझ आ रहा था पर इसमें कृतिका कुछ नहीं कर सकती थी। वो झट से कहती है, भैया आज सभी यही रुक रहे हैं, मैं भी रुकना चाहती हूँ और आप भी रुक जाओ। तभी अतुल अपने रूखे आवाज में ही कहता है, छोटी माँ ने कहा है तुम्हें लेकर ही आऊं। ये सुन कृतिका को आखिर में जाना ही पड़ता है तो वो सभी को बाय कर और पंछी के गले से लग जाती है फिर जाने लगती है तो अनुज भी सभी को बाय बोल उनके साथ निकल जाता है। वो तीनों बाहर चले जाते हैं। तीनों के जाने के बाद पंछी थोड़ा उदास हो जाती है। वही बाहर निकलने के बाद अनुज अतुल से कहता है, ये सब क्या है अतुल। अनुज की बातों को सुन वो उसे देख कहता है, कहना क्या चाहता है। अतुल के रूखे सवाल को सुन अनुज कृतिका के सामने कुछ कहना नहीं चाहता था इसलिए वो कह देता है, कल मिलकर बात करते हैं, रात बहुत हो चुका है, तू जा। तभी वहां पंछी आ जाती है और अतुल के पास जा एक बड़ा सा मिठाई का बॉक्स बड़ा कहती है, ये मम्मा ने दिया है तुम्हें देने के लिए। अतुल का लेने का मन बिल्कुल नहीं था पर वो कोई तमाशा नहीं करना चाहता था इसलिए अपनी बहन की तरफ देख कहता है, कृति पकड़ ले। इतना कहते हुए वो अपने बाइक पर बैठ जाता है। वही कृतिका इस बॉक्स को लेते हुए अपने आंखों को बस झपका देती है। तभी अतुल कहता है, कितनी देर करोगी, बैठो जल्दी। अपने भाई का बात करने का तरीका सुन कर कृतिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो अपने गुस्से को ऐसे पंछी के सामने जाहिर कर उसका स्पेशल डे खराब नहीं करना चाहती थी। वो बॉक्स ले बाइक में जा बैठ गई। वही उसके बैठने के बाद अतुल अपना बाइक स्टार्ट कर देता है तो कृतिका एक हाथ से बॉक्स को पकड़ दूसरे हाथ से बाय करने लग जाती है। वही पंछी भी अपने हाथ को बाय में हिलाने लग जाती है। कुछ ही वक्त में दोनों पंछी अनुज दोनों की नज़र से ओझल हो जाते हैं। वही दोनों के चले जाने के बाद अनुज पंछी से कहता है, पंछी टेंशन मत लो, तुम अपना स्पेशल डे को बस एंजॉय करो। ये सुन पंछी बस मुस्कुराकर अपने आंखों को झपका दी। फिर अनुज भी वहां से चला गया। वही शौर्य दूर से खड़ा हो ये सब देख रहा था। अनुज के जाने के बाद पंछी मेंशन के पास आई। तभी शौर्य खड़ा नजर आया तो पंछी उसकी तरफ देख सवाल करती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी शौर्य पंछी के हाथ को पकड़ अपने बाहों में भर लेता है। शौर्य के ऐसा करने से पंछी हैरानी से अपने आंखों को बड़ा बड़ा कर शौर्य को देख घबराते हुए कहती है, क्या कर रहे हो शौर्य, कोई देख लेगा। तभी शौर्य अपने एक हाथ उसके कमर पर घुमाए और दूसरे हाथ को उसके चेहरे पर रख प्यार से कहता है, सब एक दूसरे के साथ बात करने में बिजी है, कोई नहीं देखेगा हमें। इतना कहने के बाद शौर्य उसे दरवाजे से साइड कर दीवार से चिपका उसके मासूम चेहरे को देख कहता है, मेरी लिटिल थिंग के चेहरे पर उदासी अच्छा नहीं लगता है। ये सुन पंछी उसके आंखों में देखते हुए कहती है, क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे पता है अतुल मुझे पसंद करता है पर मैं उसे नहीं करती हूँ। उसे ये बात समझना चाहिए और किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये सुन शौर्य मुस्कुराते हुए उसके गालों पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए कहता है, एक दिन अतुल समझ जाएगा और आगे भी बढ़ जाएगा। अब तुम अपने जुबान से अतुल का नाम लेना बंद करो, तुम्हारे इस जुबान से बस मेरा नाम निकलना चाहिए, लिटिल थिंग। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों को चूमने ही वाला था तभी वहां वैभव आ कहता है, शौर्य। वैभव का आवाज सुन पंछी उसे खुद से दूर कर देती है और अपने डैड को देख शर्म से लाल हो वहां से भाग जाती है। तभी शौर्य वैभव को घूर कर देखता है तो वैभव मुस्कुराते हुए ही कहता है, अब तुम मेरे सन इन लॉ हो तो अपना रवैया थोड़ा चेंज करो। वैभव के कहे बातों को सुन शौर्य उसे घूरना बंद कर मुस्कुराते हुए कहता है, भूलो मत, आज तुम मेरे फादर इन लॉ बन पा रहे हो क्योंकि मैंने हेल्प किया है तुम्हारे और कुसुम जी के लिए।
ये सुन वैभव भी कहता है, शौर्य मैंने भी कम पापड़ नहीं बेले तुम्हारे और पंछी के रिश्ते को कुसुम मान जाए उसके लिए। जब वैभव ये कहता है तो शौर्य मुस्कुरा कर कह देता है, चलो आज से मैं तुम्हें डैड बोलने के साथ साथ अपना बिहेवियर भी तुम्हारे लिए बदल दूंगा। दोनों ये सब बातें करने के बाद अंदर चले आते हैं। तभी बूढ़े लोग आराम करने चले जाते हैं। सभी बड़े के जाने के बाद ऐना कहती है, क्या हम लोग कोई गेम खेले। ऐना के इस बात पर सभी हाँ कह देते हैं, पर प्रेगनेंसी के कारण कुसुम को बहुत टायर्ड फील हो रहा था। वही वैभव तो कुसुम के चेहरे को ही देख रहा था, तो वो अपनी वाइफ कुसुम के पास जा कहता है, तुम सब बच्चे एंजॉय करो, हम जाते हैं। तभी मिहिर झट से कहता है, अरे आप कब से बूढ़े के लाइन में लग गए हो जो गेम छोड़ आराम करने चल पड़े। ये सुन वैभव अपने आईब्रो को ऊंचकाते हुए कहता है, बूढ़ा तो नहीं हुआ हूं पर अभी मेरी स्वीट वाइफ को आराम करना चाहिए और मैं अपनी वाइफ को अकेले नहीं छोड़ सकता हूं। वैभव फ्लर्टी अंदाज में ये कहता है तो सभी आओ कर चिल्ला देते। वही कुसुम का चेहरा तो गुलाब के पंखुड़ियों की तरह लाल हो चुका था। वो वैभव को घूर कर देखी तो वैभव फिर कहता है, मेरी जान कोई अपने नजरों से ले ले, उससे पहले अपनी जान को सबके नजरों से लेकर जाता हूँ। यूं सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। फिर गुड नाइट बोल वैभव और कुसुम वहां से चले जाते हैं। अपनी मम्मा डैडी के जाने के बाद पंछी कहती है, हम लोग छत पर गद्दे बिछाकर वहीं बैठ खेले। ये सुन सभी एग्री कर जाते हैं। वैसे भी जितना मजा तारों से भरे आसमान को देखते हुए खेलने में मजा आता है उतना घर के चार दीवारियों के अंदर नहीं। सभी फिर ऊपर जाने से पहले पंछी लड़कों को गद्दा दिखा देती है। फिर सभी लड़के सब गद्दा को उठा लेते हैं। वही कुछ लड़कियां तकिया और पंछी प्रीता पानी को ड्रिंक और स्नैक्स ले लेती है। फिर सभी ऊपर छत पर चले जाते हैं और लड़के अच्छे से सारे गद्दे बिछा देते हैं। फिर लड़कियां तकिया रख देती है, वही पंछी प्रीता भी सारे स्नैक्स वगैरह रख देते हैं। फिर आधे गद्दे पर सारे लड़के एक साइड बैठ जाते हैं तो लड़कियां दूसरे साइड बैठ जाती है। फिर पंछी सवाल करती है, वैसे हम लोग खेलेंगे क्या। पंछी के सवाल को सुन ईशानी कहती है, हम लोग गाना खेलते हैं पर गाने के खत्म होने से पहले गाने के अंदर आए किसी भी वर्ड से गाना गाना है। अगर जिस टीम ने गाना खत्म होने से पहले किसी वर्ड से गाना नहीं गाया तो उस टीम से सारे लोगों को पनिशमेंट मिलेगा। ये सुन सभी को ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर सभी गेम स्टार्ट कर दिए। पहले गाना लड़कियां में से ऐना शुरू की, दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोती हूँ और तुम मजा लेते हो। ऐना ये गाना आर्यन को ऐसे देखते हुए गा रही थी जैसे वही उसे धोखा दिया हो। वही बाकी के लड़के बीच के किसी वजह से गाना सोचने लगे थे। तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगा कर, तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगा कर, तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझको समझा कर। वो इस लाइन को गाए ही थी कि तभी प्रतीक अपने सिर को झुकाए ही ये गाना गाना शुरू कर देता है। बस खुदा से है इतनी शिकायत, क्यों तू मेरा हुआ ही नहीं। कुछ लम्हों की मांगी थी मोहलत, क्यों तू मेरा हुआ ही नहीं। हाँ मैं मांगूं इजाजत, हाँ करके बगावत, तू मेरा हुआ ही नहीं। मैंने मांगी थी तुझसे वो सांसें जिनमें बसती है सांसें मेरी। बस खुदा से है इतनी शिकायत, क्यों तू मेरा हुआ ही नहीं। ये गाना प्रतीक इतने इंटेंस के साथ गा रहा था जैसे कुछ तो हुआ है जिससे उसे कोई छोड़ चला गया है और वो बहुत दुखी हो। वही प्रीता गाना शुरू कर देती है, इतनी सी इजाजत दे तुझे प्यार कर सकूं मैं, तुझे देख लूं मैं जी भर के, इजहार कर सकूं मैं, तुझे अपना बना लूं फिर मैं, तेरे दिल में उतर जाओ, तुझे बाहों में मैं भर के, तुझ में ही सिमट जाओ। जब प्रीता ये गाना गाई को यश के चेहरे पर मुस्कान छा गया था। वही एलेक्स जिसका सुर तो कुछ खास नहीं था पर फिर भी एक गाना गाता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, इस नज़र पे दिल फिदा है, उस नज़र को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। आवाज़ दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले, आवाज़ दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। एक रात का सितारा एक शहर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। गाना तो बहुत अच्छा था पर जैसे एलेक्स ने गाया था सभी हंसने लगे थे। फिर धीरे धीरे ये खेल बढ़े जा रहा था और लड़की की तरफ से पंछी इस बार गाना गई, इश्क इश्क में प्यार प्यार में नंबर 1 पंजाबी, दिल लेने में दिल देने में नंबर 1 पंजाबी, बैसाख में भानगड़ा पके मस्त रहे पंजाबी। वो 3 लाइन ही तो गाई थी कि तभी शौर्य के बेहद अट्रैक्टिव वॉइस में लाजवाब तरीके से शौर्य पंछी को देखते हुए गाने लगा, मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा, मैं तो बस तेरी कुर्बत में चाहूं रहना सदा, साया भी तेरा मैं होने ना दूं जुदा, मैंने तय कर लिया तेरे इश्क पे तेरे वक्त पे, बस हक है एक मेरा, तेरे रूह पे तेरे जिस्म पे, बस हक है एक मेरा, मैं तो बस तेरी चाहत में। शौर्य गाना शुरू किया तो सभी उसके गाने में डूब गए। वो इतना अच्छा सिंगर था ही। यादों में तुझको रखूं
बातें भी तेरी करूं, इतना दीवाना हूं तेरा, रातों में जागा करूं, दिन भर भटकता रहूं, मैं तो यहाँ से बस वहाँ, तेरे इश्क पे। उसका गाना धीरे धीरे पूरा हो गया, पर उसके गाने में सब इतना खो गए थे कि लड़कियां सोची भी नहीं और गाना पार हो गया। वही पंछी तो पूरी तरीके से डूब चुकी थी शौर्य के गाने और उसके हिप्नोटाइज करने देने वाले आंखों में। फिर जैसे ही शौर्य गाना बंद किया तो सभी लड़के एक साथ चिल्लाने लगे, हम जीत गए, हम जीत गए। वही लड़कियों का मुंह बन चुका था। तभी शौर्य कहता है, पंछी को पनिशमेंट में दूंगा। ये सुन पंछी उसे अपने घबराए नज़र से देखी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी शौर्य के दिमाग में कुछ उल्टा ही चल रहा होगा। वही सभी लड़के इसके लिए एग्री हो गए और शौर्य पंछी को क्या पनिशमेंट देगा इसके लिए बेकरार होने लगे थे। तभी शौर्य कहता है, पर मैं लास्ट में दूंगा, पहले तुम लोग है ना, प्रीता, ईशानी, तीनों को दे दो। शौर्य के ये बात को सुन आर्यन ऐना की तरफ एक्साइटेड होते हुए देखता ही है कि ऐना अपना मुंह फेर लेती है। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐना को हुआ क्या है। तभी आर्यन उसे ऐसा करता देख प्रीता की तरफ देख कहता है, प्रीता डार्लिंग, तुम्हें मुझे प्रपोज करना होगा, वो भी रोमांटिक लाइन के साथ। ये सुन प्रीता अपने आंखों को 3 बार ब्लिंक करती है। वही ऐना गुस्से में आर्यन को घूर कर देखती है तो आर्यन अपना चेहरा घुमा देता है। वही इस साइलेंट वॉक को सभी देख समझ रही थे और अब सभी को मजा लेना था, पर यश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ना ही वो अग्री था, पर उसका भाई साथ बैठा हुआ था इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वही प्रीता को आखिर में ये करना ही पड़ रहा था। जब भी आप हमारे सामने आते हो, इन नशीली आंखों में हम खो जाते हैं, फिर ना जाने हम कहाँ खो जाते हैं। कैसे करें हम आपके सामने अपने दिल का अजहर, इससे आगे अगर हम कह डाले तो ऐना का कहर बरसेगा हम पर। आखिरी लाइनें को सुन सभी हंसने लगे, ऐना भी। फिर एलेक्स ने ऐना से कह दिया, ऐना तुम्हें एंटरटेन करना है हम सबको। ये सुन ऐना अपने आंखों को रोल करते हुए शुरू करते हुए कहती है, ये आर्यन के लिए है। क्या मस्त मौसम आया है, हर तरफ पानी ही पानी लाया है। तुम घर से बाहर मत निकलना, वरना लोग कहेंगे बरसात हुई नहीं और मेढक अन्यदेशी और राक्षस निकल आया है। ये सुन सभी मुस्कुराने लगे। वही आर्यन उसे घूर कर देख कहता, यू मीन मैं मेढक हूँ। ये सुन ऐना कहती है, तुम्हें आज पता चला, वैसे कुछ और भी हो। इतना क्या, वो आगे ऐसे ही कुछ और कहते हुए आर्यन को अलग अलग नाम देने लग जाती है। अब ईशानी और पंछी बचे थे। ईशानी को मिहिर ने दे दिया, ईशानी बेटा तुम एलेक्स का बुराई बताओ, वो भी 10। ये सुन एलेक्स मिहिर को देख कहता है, तेरा प्रॉब्लम क्या है। ये सुन मिहिर मुस्कुराते हुए कहता है, यही कि मैं तेरा भ्रम तोड़ना चाहता हूँ कि तू एक परफेक्ट मैन है। इतना कहने के बाद मिहिर ईशानी की तरफ देख कहता है, अब बोलो भी। तभी ईशानी कहती है, बुराई पर मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है। ये सुन मिहिर अपने मुंह को बनाते हुए कहता है, बुराई तो करना होगा। ये सुन ईशानी गहरी सांसें भरती है, फिर कहती है, जिद्दी है, बस अपनी मन की चलाते हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं। मैं कभी ना कहूँ तो भी उसे हाँ मैं बदल देते हैं, अपने जज्बातों को जाहिर करके भी नहीं कर पाते हैं। सब कुछ समझाना पड़ता है तब समझते हैं। परफेक्ट है पर मैं चाहती हूँ थोड़े अनपरफेक्ट हो ताकि मैं इनके लिए परफेक्ट बन सकूँ। हाय, ईशानी के बातों में तो सभी को बस प्यारा सा केमिस्ट्री नजर आ रहा था दोनों का। वही विवेक को गुस्सा और एलेक्स पहले तो खुश था, पर विवेक के गुस्से को जब वो देखा तो अपने मन में मिहिर को देख घूर कहता है, ये लड़का मेरा बुराई सुनना चाहता था या मुझे विवेक के हाथ ही मरवाना चाहता है। एलेक्स का हालत देख जैसा मिहिर सोचा था वैसा ही हुआ। उसे अब हंसी आने लगा था। फिर वो विवेक के गर्दन पर अपने हाथ को रख उसके कान के पास जा कहता है, बेबी आई ऑल्सो वॉन्ट टू पनिश यू। जब मिहिर ये कहता है तो विवेक का गुस्सा छू मंतर हो वो अपने चेहरे को मोड़ हैरानी से मिहिर को देखने लग जाता है। सभी का पनिशमेंट देने हो गया था, अब सिर्फ पंछी बची हुई थी तो सभी शौर्य की तरफ देखते हैं। तभी शौर्य अपनी शैतानी मुस्कान के साथ उसे देखता है, फिर अपने उसी मुस्कान के साथ कहता है, लिटिल थिंग किस मी। ये बात सुन पंछी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वही बाकी के लोग भी शौर्य को हैरानी से देखने लगते हैं। तभी शौर्य फिर पंछी को देख कहता है, लिटिल थिंग किस मी नाउ। शौर्य की बातों को सुन पंछी झट से कहती है, क्या ऐसे कैसे, मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। पंछी जब ये बात कहती है तो शौर्य मुस्कुराते हुए ही कहता है, ये तुम्हारे हारने का पनिशमेंट है, तुम्हें तो करना ही होगा, चलो जल्दी से मुझे किस करो लिटिल थिंग। ये सुन पंछी झट से कहती है, मैं सभी के सामने तुम्हें किस नहीं कर सकती हूँ। जब पंछी ये बात कहती है तो शौर्य सभी की तरफ अपने कठोर नजरों से देखता है तो सभी को समझ आ जाता है शौर्य उन सभी को कहना क्या चाहता है। सभी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। जब सब अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं तो शौर्य पंछी से कहता है, अब कोई नहीं देख रहा है, जल्दी से मुझे किस करो। शौर्य का ये बात सुन पंछी उसे हैरानी से देखते हुए अपने मन में ही कहती है, रावण कुमार मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगी।
इतना कहने के बाद पंछी शौर्य के करीब जाती है। वही शौर्य जैसे ही पंछी उसके करीब आती है उसके कमर पर अपने हाथ को रखकर अपने बेहद करीब कर लेता है। वही पंछी को शौर्य के ऐसा करने से उसका मासूम सा दिल धड़कने लगता है। तभी शौर्य उसके धड़कते दिल को महसूस करते हुए कहता है, जल्दी किस करो मुझे। इस बार शौर्य अपने मधोसी से भरे आवाज में कहता है तो पंछी अपनी आंखों को बंद कर शौर्य के होंठों के करीब जाने लगती है। जैसे ही पंछी का होंठ शौर्य के होंठों को छूता है तो शौर्य के तन बदन में आग सा लग जाता है। वही पंछी उससे लाइट किसकर उससे दूर होने को होती है, पर तभी शौर्य उसके सर पर अपने हाथ को रख अपने होंठों से ही चिपकाए उसे पैशनेटली किस करने लग जाता है। दोनों को किस करते हुए 2 मिनट पार हो चुका था। तभी अलेक्स कहता है, क्या यार कितना किस करोगे, अब हो भी गया, हम बैचलर को तकलीफ मत दो। तभी शौर्य पंछी को खुद से दूर कर देता है और वो अपने कठोर आवाज में ही कहता है, तुम बैचलर नहीं हो। शौर्य का ये बात सुनने के बाद सभी अपने अपने आंखें खोल देते हैं। तभी मिहिर हंसते हुए कहता है, फिर भी बैचलर का मारा है बेचारा। मिहिर की बातें अलेक्स को चिढ़न महसूस करवा रहा था। वही विवेक गुस्से में झट से कहता है, मेरी बहन को छूने का सोचना भी मत, जब तक शादी न कर लो। विवेक की बातों को सुन अलेक्स अपने आंखों को रोल कर देता है। वही सभी इस खिटपीट से भरे बातों की वजह से हंसने लगते हैं। धीरे धीरे बात करते हुए वक्त बीतने लग जाता है और सभी एक एक कर वही सोने लग जाते हैं। सभी सो चुके थे शौर्य पंछी को छोड़कर। तभी शौर्य पंछी का हाथ पकड़ उसे उठा अपने साथ छत के किनारे ले जाता है और उसे उसके पीछे खड़ा हो अपने हाथ को उसके पेट पर घूमा चांद की तरफ देखते हुए बहुत प्यार से कहता है, पंछी आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसा लग रहा जैसे मुझे जो चाहिए था सब कुछ मिल चुका है। शौर्य की बातों को सुन पंछी भी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे भी जो चाहिए था आज सब कुछ मिल चुका है। पंछी की बातों को सुन शौर्य मुस्कुरा देता है। फिर दोनों थोड़ी देर तक वहीं खड़े हो शांति से एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए बस उस हसीन पल को जीने लग जाते हैं। धीरे धीरे कुछ वक्त पार हो जाता है। फिर पंछी शौर्य सभी के पास जाते हैं और सभी को उठाने का बहुत कोशिश करते हैं, पर कोई भी जागने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तो शौर्य पंछी से कहता है, लिटिल थिंग तुम अपने रूम में सोने चली जाओ, मैं यही उनके साथ सो जाता हूँ। शौर्य के इस बात को सुन पंछी झट से कह देती है, ठीक है। इतना कहने के बाद वह वहां से चली जाती है। वही शौर्य उस गड्ढे पर जाकर लेट जाता है और आसमान को देखते हुए बस पंछी के बारे में ही सोचने लगता है। वही पंछी भी अपने रूम में जा बिस्तर पर लेट शौर्य के बारे में सोचते हुए अपनी रिंग को देखे जा रही थी। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में सोचते हुए ये रात बीतने लग जाता है। सुबह का वक्त हो चुका था। जैसे ही सुबह होता है सभी परिवार के लोग हॉल में आ जाते हैं। बाकी रोशनी की पड़ने की वजह से सभी का नींद खुल जाता है और फिर सभी छत से नीचे आने लगते हैं। तभी सब छत से नीचे आता देख परिवार के सभी सदस्य उन सभी को हैरानी से भरे नज़र से देखने लगते हैं। वही उन सभी को समझ नहीं आ रहा था अब वह बोले तो बोले क्या। तभी वैभव मुस्कुराते हुए ही कहता है, लगता है पूरा रात तुम लोग एंजॉय किए हो। ये सुन कोई कुछ नहीं कहता। तभी फिर से वैभव कहता है, जाओ जाकर तुम सब फ्रेश हो जाओ। ये सुन सभी लोग फ्रेश होने चले जाते हैं। वही पंछी का भी नींद खुल चुका था। वह अपनी आंखों को मसलते हुए उठ जाती है और नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है। कुछ ही वक्त के बाद सभी लोग नीचे आ जाते हैं, पंछी भी आ जाती है। फिर सभी एक साथ सुबह का नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद शौर्य, मिहिर, अलेक्स, विवेक, ईशानी पांचों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वही प्रीता, ऐना दोनों को पंछी अपने कमरे में ले जाती है। फिर तीनों गप्पे लगाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। शाम का वक्त हो चुका था। अपने केबिन के अंदर अपने चेयर पर वैभव बैठा हुआ था और अपने काम को कर रहा था। तभी उसका फोन बजना शुरू होता है तो वह अपने फोन को निकाल स्क्रीन पर शौर्य का नाम देखता है तो वह कॉल उठा लेता है। कॉल उठाने के बाद वह जैसे ही हेलो कहता है शौर्य झट से अपने बात को कहना शुरू कर देता है, मैं सोच रहा था हम लोग कल ही मुंबई के लिए निकल जाते हैं, पंछी का बहुत क्लास मिस हो रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शौर्य का ये बात सुन वैभव कह देता है, ठीक है मैं कुसुम से बात कर लेता हूँ। ये सब बात पूरा होने के बाद कॉल कट हो जाता है। ऐसे ही फिर धीरे धीरे वक्त पार होने लगता है। रात का वक्त हो चुका था। वैभव अपने कंपनी से बाहर निकल अपने कार में जा बैठ जाता है और कुछ ही वक्त में वो अपने मेंशन पहुंच जाता है। अपने मेंशन आने के बाद वह अंदर जा फ्रेश होता है। फिर सभी के साथ डिनर करने लगता है। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम सोने के लिए चले जाते हैं। रूम में आने के बाद वैभव कुसुम से कहता है, कुसुम, पंछी का बहुत पढ़ाई छूट रहा है, मुझे लगता है उसे अब मुंबई भेज देना चाहिए। ये सुन कुसुम भी कहती है, हाँ वैभव, मैं भी यही सोच रही थी। दोनों फिर इस बारे में बातें करने के बाद सोने चले जाते हैं। धीरे धीरे फिर आज का रात पार होने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था।
देशमुख मेंशन में सभी नाश्ते के लिए बैठे थे, तभी कुसुम अपनी बेटी से उसके मुंबई जाने का बात पूछ लेती है तो पंछी आज ही जाने का बोलती, क्योंकि प्रीता और ऐना को भी आज ही निकलना था तो पंछी भी उन दोनों के साथ ही आज ही मुंबई के लिए निकलना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ शौर्य, विवेक, मिहिर तीनों भी मुंबई के लिए निकलने वाले थे तो विवेक सामान पैक कर रहा था। तभी ईशानी बहुत हिम्मत के साथ अपने भाई के पास जाती है। वहीं मिहिर रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। ईशानी अपने भाई के पास जाती है तो उसे आता देख विवेक सवाल करता है, क्या हुआ ईशानी, कुछ बात है क्या? तभी ईशानी अपने घबराए नज़र से अपने विवेक भैया को देख रही होती है तो विवेक भी उसकी तरफ देख कहता है, क्या हुआ ईशानी, कुछ बोलो भी। तभी ईशानी बहुत हिम्मत के साथ कहती है, भैया मुझे कुछ आपको बताना है। ये सुन विवेक उससे सवाल करते हुए कहता है, तुम्हें क्या बताना है, बताओ। जब उसका भाई विवेक उसे यह कहता है तो ईशानी घबराते हुए ही कहती है, भैया मुझे कुछ पता चला है। ये सुन विवेक सामान पैक करना बंद कर ईशानी की तरह देख कहता है, क्या पता चला है? अपने भाई का सवाल सुन ईशानी अपने सिर को झुकाए बस रोना शुरू कर देती है। जब उसका आंसू गिरते हुए विवेक को नजर आता है तो फिर वो घबरा जाता है और उसके पास जा उसके चेहरे को उठा उसके आंसू को पूछते हुए ही कहता है, बात क्या है ईशानी, बताओ। पर वो कुछ न बता सिर्फ रोने लगती है तो विवेक एक बार फिर सवाल करता है, बोलो ईशानी, मुझे डर लग रहा है। तभी ईशानी अपने नम आंखों से विवेक को देखते हुए कहती है, भैया मैं आपकी अपनी बहन नहीं हूँ, मैं तो उसकी बेटी हूँ जिसकी वजह से। इतना कहने के बाद वो रुक जाती है। वही विवेक को कुछ भी समझ नहीं आता है तो फिर विवेक उसके सर पर अपने हाथ को रख कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो ईशानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी ईशानी उसके आंखों में देखते हुए कहती है, मैं आपकी बहन नहीं हूँ, मैं तो उसकी बेटी हूँ जिसके कारण मम्मा पापा के बीच लड़ाई हुआ था, जिसके कारण मम्मा ने सुसाइड किया था। ये सब सुन विवेक हैरान हो जाता है और वो अपनी बहन को हैरानी से देखने लग जाता है और वो अपने हैरानी से ही कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी ईशानी रोते हुए ही कहती है, भैया पापा ने मुझे चेंज कर दिया था, मैं आपकी बहन नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वह फूट फूट कर रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। वही विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या रिएक्ट करे, क्या बोले। तभी मिहिर जो बाहर खड़ा था वो ये सारी बातें खत्म होने के बाद अंदर आ जाता है। मिहिर रूम के अंदर आ गया था। वही विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। तभी ईशानी अपने भाई विवेक की तरफ देख रोते हुए ही कहती है, भैया आप मुझसे नफरत करने लगे होंगे ना। ईशानी की बातों को सुन विवेक चुप हो बस परेशान खड़ा सोच रहा था, आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी ईशानी फिर कहती है, भैया। वो इस बार सिर्फ भैया कही ही थी कि तभी वो गुस्से में परेशान हो कहता है, ईशानी यहाँ से अभी तुम जाओ। जब विवेक गुस्से में ईशानी को रूम से बाहर जाने को कहता है तो ईशानी की आंखों से आंसू तेजी से गिरना शुरू हो जाता है और वह एक बार फिर अपने भाई की तरफ देख सिर्फ भैया कहती है कि तभी विवेक गुस्से में चिल्ला कर कहता है, ईशानी यहाँ से अभी के लिए जाओ। विवेक के गुस्से को देख ईशानी डर जाती है, फिर वह रोते हुए ही वहां से भागते हुए चली जाती है। वही विवेक के ऐसे रिएक्शन पर मिहिर उसके पास जा उसके बाजू को कस के पकड़ अपनी तरफ कर कठोरता से कहता है, ये सब क्या है विवेक, मानता हूँ वो तुम्हारी अपनी बहन नहीं है पर है तो तुम्हारी ही बहन ना। पास्ट में जो भी हुआ था उसे भूल जाओ विवेक और अपनी बहन ईशानी को प्यार दो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे प्यार को ना खो इसलिए वो अपने प्यार एलेक्स के साथ रिश्ता तोड़ उससे अलग होने वाली थी, क्योंकि एलेक्स की मॉम ने उसे एक बेकार सा डील दी थी कि अगर वो उसके बेटे को छोड़ देगी तो वो ये सच कभी तुम्हारे सामने आने नहीं देगी, पर अगर वो एलेक्स को नहीं छोड़ती है तो वो ये सच आकर तुम्हें बता देगी। इस वजह से वो एलेक्स से सारा रिश्ता तोड़ दी। पर जब ये बात एलेक्स को पता चला तो वो उसे बहुत समझाया पर वो फिर भी नहीं समझी थी, लेकिन आखिर में मेरे बॉस एलेक्स तीनों के कहने पर वो समझ गई और तुमसे बात करने आए, पर मुझे नहीं पता था विवेक तुम्हें इस बात से मतलब होगा कि ईशानी किसकी बेटी है या ये नहीं कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। मिहिर की बातों को सुन विवेक उसके बाकी सभी बातों को इग्नोर करते हुए उससे सवाल करता है, तुम्हें ये बात पता था? विवेक के इस सवाल को सुन मिहिर उसे कठोरता से देख कहता है, हाँ मुझे कुछ दिन पहले ही ये सारी बातें पता चला था। जब मिहिर विवेक से ये बात कहता है तो विवेक उसे खुद से दूर धकेल कहता है, दूर चले जाओ तुम भी मेरे नज़र से मिहिर, तुम कुछ भी नहीं जानते हो आखिर उस औरत ने मेरी माँ के साथ क्या किया था और मेरे पिता। इतना कहने के बाद विवेक उस बारे में कुछ न कह उसे बस इतना कह देता है, तुम चाहते हो कि मैं सारी बातें भूल जाऊं। और इतना कहने के बाद विवेक रुक जाता है। तभी मिहिर कहता है, जो भी किया होगा उस औरत ने, पर उसकी सजा तुम अपनी बहन को क्यों दे रहे हो, जिसे तुम अपना मानते थे, जिससे तुम बहुत प्यार करते थे, जिसके लिए तुम जान भी दे सकते थे। आज ये बात जान कि वो उस औरत की बेटी है तो तुम उसे अपनी बहन मानने से इनकार कर रहे हो। वाओ विवेक वाओ, मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसे होगे।
इतना कहने के बाद मिहिर गुस्से में वहां से चला जाता है। वही विवेक बेड पर जा बैठ अपने सिर पर अपने हाथ को रख पुरानी सारी बातों को सोचना शुरू कर देता है। आज से 14 साल पहले विवेक 12 साल का था। वो अपनी 5 साल की बहन ईशानी को झूले पर झूला झूला रहा था। तभी उसे सभी का शोर सुनाई देने लगता है। शोर सुनने के बाद विवेक अपनी बहन ईशानी को अपने गोद में ले लेता है, फिर भागते हुए आ रहे शोर की तरफ चला जाता है। और जब वहां जाता है तो वहां का नजारा देख वो हैरान रह जाता है। विवेक की मां आग के लपटों में जल रही थी। ये नजारा देख विवेक अपनी बहन को अपने गोद से नीचे उतार भागते हुए अपनी मां को बचाने के लिए जाने वाला होता है, पर तभी उसके पिता उसका हाथ पकड़ लेते हैं और विवेक की मां आग में जलकर राख हो जाती है और विवेक कुछ भी नहीं कर पाता है। उस दिन विवेक की नानी ने खुद को जला लिया था, पर क्यों इसका कारण विवेक को समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से विवेक के पिता भी उसे कुछ ना बता उस हादसे के बाद कहीं चले गए थे और विवेक अपनी बहन ईशानी को अपने गोद में लिए बस उसी जगह पर बैठा था जहां उसकी मां जली थी। विवेक अब तक इस हादसे से बाहर नहीं निकला था कि तभी उसकी नज़र दूर फेंके गए एक डायरी पर पड़ा, तो वो ईशानी को अपने गोद में ले उस डायरी के पास गया और जब वो उस डायरी को खोल अपनी माँ की बातों को पढ़ना शुरू किया तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगा और वो रोते हुए ही कहता है, पापा मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो ईशानी को अपने गोद में ले लेटा है, फिर अपने उस घर से बाहर निकल जाता है। जब वो अपने पुरानी यादों को याद करने के बाद आज में आता है तो विवेक के आंखों से फिर आंसू गिरना शुरू हो जाता है और वो खुद ही में ही कहता है, माँ जिसके वजह से आप आज मेरे साथ नहीं हो उसे तो मैं अब तक सजा भी दे चुका हूँ, पर मुझे नहीं पता था जिस औरत और मेरे पिता के कारण आप इस दुनिया को छोड़ गई उनकी बेटी को मैं अपनी बहन मानकर हमेशा अपने दिल से लगा कर रखूंगा। और अगर मेरी अपनी बहन ईशानी नहीं है तो कौन है और वो कहाँ है, कैसी होगी, किस हालत में होगी, ये सारे सवाल विवेक अपने आप से कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईशानी साथ शौर्य एलेक्स मिहिर तीनों के पास बैठ बस राय जा रही थी। उसे रोता देख मिहिर उसके पास जा बैठ उसे अपने सीने से लगा कहता है, विवेक तुमसे बहुत प्यार करता है ईशानी, वो बहुत जल्द समझ जाएगा कि वो क्या गलती कर रहा है। मिहिर की बातों को सुन ईशानी रोते हुए ही कहती है, भैया कुछ गलत नहीं कर रहे हैं मिहिर भैया, पापा ने और उस औरत ने मिलकर माँ की जिंदगी को पूरा बर्बाद कर दिया था, इतना बर्बाद कि माँ ने खुद को जला लिया था। इसके बाद भाई मुझे लेकर वहां से चले गए थे और देखो ना मैं उन दोनों घटिया लोगों की बेटी हूँ, मेरे अंदर उनका गंदा खून है तो मैं भी गंदी हुई। इतना कहने के बाद ईशानी फुट फुट कर रोने लगती है। वही मिहिर उसके सिर पर अपने हाथ को रख प्यार से फेरते हुए कहता है, बेटा तुम उन दोनों की बेटी हो तो क्या हुआ, और तुम्हारे अंदर भले उनका खून हो पर तुम उनके जैसा नहीं हो, और हाँ तुम्हें विवेक ने पाला है, तुम गंदी हो ही नहीं सकती हो। मिहिर की बातों को सुन ईशानी अपने नम आंखों से मिहिर को देखती है, फिर रोते हुए ही कहती है, मैं जो भी हूँ गंदी हूँ या अच्छी, पर अब भैया तो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे ना। वो इतना कही ही थी कि तभी उसे पीछे से विवेक की आवाज आती है, कौन कहा कि मैं अपनी बहन से कभी बात नहीं करूंगा। विवेक की आवाज को सुन ईशानी झट से अपने चेहरे को मोड़ अपने भाई की तरफ देखती है। वही विवेक सभी के पास आ अपनी बहन के पास जाता है और जमीन पर ही अपने घुटने के बल बैठ अपने हाथ को आगे बढ़ा ईशानी के चेहरे पर रख बहुत प्यार से कहता है, सॉरी बेटा आज मैं तुम्हें बहुत रुलाया हूं ना। जब विवेक इतने प्यार से कहता है तो ईशानी अपने चेहरे को नामे हिलाते हुए कहती है, भैया आप मुझे कभी भी नहीं रुला सकते हो। ईशानी के इस बात को सुन विवेक खड़ा हो जाता है। वही मिहिर वहां से उठ जाता तो विवेक उस जगह पर जा बैठ ईशानी को अपने सीने से लगा कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ईशानी कि तुम किसकी बेटी हो, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हें पाला हूँ और तुम मेरी बहन हो। इतना कहने के बाद उसे अपने सीने से विवेक लगाए रखता है। वही मिहिर को अब जाकर थोड़ा सुकून महसूस होता है। वही शौर्य और एलेक्स भी बस देख रहा होता है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। सभी के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था तो एलेक्स ईशानी शौर्य विवेक मिहिर सभी एक कार में जा बैठ जाते हैं और पोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ आर्यन ऐना पंछी प्रीता यश प्रतीक के साथ ही जा चुका था। वो सभी अभी प्लेन में एक साथ वीआईपी सेशन में बैठे वही कुछ वक्त पार हो जाता है और विवेक अपनी बहन को अच्छे से रहने का कह विवेक मिहिर शौर्य तीनों मुंबई जाने के लिए शौर्य के प्राइवेट जेट में जा बैठ जाते हैं। तीनों के जाने के बाद एलेक्स ईशानी को उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए ले जाता है। वही प्लेन के अंदर बैठने के बाद मिहिर विवेक की तरफ ही देख रहा होता है। वही फ्लाइट टेक ऑफ कर देता है। प्लेन आसमान में जा बादलों में ढक जाता है, पर विवेक मिहिर की तरफ अब भी नहीं देख रहा होता है। तो मिहिर अपने हाथ को विवेक के चेहरे के पास ले जाता है और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों को रख अपने तरफ करते हुए उसे सवाल से भरे नजर से देखता है। तो विवेक उसके आंखों में देख कहता है, कुछ भी हो जाए ईशानी मेरी ही बहन रहेगी।
मैंने बहुत सोचा, बार बार मुझे उस औरत का ही ख्याल आ रहा था, पर उस औरत ने और पापा ने जो कुछ भी किया है उसका सजा ईशानी को देना मुझे सही नहीं लगा। पर अगर ईशानी मेरी अपनी बहन नहीं है तो वो कहाँ है? मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, अगर वो अकेले किसी मुसीबत में होगी तो। और विवेक परेशान हो अपने बातों को लगातार बिना सांस लिए कहे जा रहा था, तभी मिहिर उसके होंठों पर अपने होंठ टिका उसे प्यार से चूमने लगता है तो विवेक मिहिर के इस हरकत से हैरान हो जाता है। वही मिहिर उसके होठों को चूमने के बाद उससे दूर हो कहता है, तुम बहुत अच्छे हो विवेक, और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी बहन को ढूंढने में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, पर ईशानी को तुम हमेशा वही प्यार देना जो तुम आज तक देते आए हो। मिहिर के इस बात को सुन विवेक अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया तो मिहिर उसे अपने सीने से लगा लेता है।